फिल्म की शुरुआत रात के गहरे अंधेरे से होती है, जहां कई गाड़ियां एक सुनसान और अनजान रास्ते पर आगे बढ़ रही होती हैं। इन्हीं गाड़ियों में एक फौजी बस भी शामिल होती है, जिसके अंदर डरे हुए लोग खामोशी से बैठे होते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए 2 हथियारबंद सैनिक तैनात होते हैं। तभी अचानक बस के अंदर एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज गूंजती है। इस बच्ची का नाम लू है। उसकी माँ इम्मा उसे प्यार से चुप कराने की कोशिश कर रही होती है। इसी दौरान काफिले में सबसे आगे चल रही गाड़ी अचानक रुक जाती है, जिसकी वजह से फौजी बस को भी ब्रेक लगानी पड़ती है। बाहर क्या हुआ है देखने के लिए एक सैनिक बस से नीचे उतरता है, लेकिन काफी देर बीत जाने के बावजूद वापस नहीं लौटता। डर का माहौल और भी गहरा होने लगता है, इसलिए दूसरा सैनिक भी बाहर निकलता है। लेकिन जैसे ही वह कुछ कदम आगे बढ़ता है, अंधेरे से एक खौफनाक ज़ॉम्बी निकलकर उस पर हमला कर देता है। ज़ॉम्बी उसे बुरी तरह काटने के बाद बस के अंदर घुसने की कोशिश करता है, मगर अंदर मौजूद 2 नौजवान जैक और पैट्रिक हिम्मत दिखाते हुए उसे धक्का देकर बाहर गिरा देते हैं और तुरंत बस का दरवाजा बंद कर देते हैं। बस में मौजूद हर इंसान डर से कांप रहा होता है। पैट्रिक सबको सलाह देता है कि सभी लोग चुपचाप बस के अंदर ही रहें, लेकिन जैक उसकी बात नहीं मानता। वह बाहर गिरे हुए सैनिक की बंदूक उठाने के लिए बस से बाहर निकल जाता है। जैसे ही वह बाहर पहुंचता है, वही सैनिक जिसे ज़ॉम्बी ने काटा था अब खुद एक खूंखार ज़ॉम्बी बन चुका होता है और सीधे जैक पर हमला कर देता है। कुछ ही पलों में दर्जनों ज़ॉम्बी पूरी बस को चारों तरफ से घेर लेते हैं। हर तरफ चीख पुकार, भगदड़ और अफरा तफरी मच जाती है। अपनी जान बचाने के लिए लोग बस के दूसरे दरवाजे से निकलकर अलग अलग दिशाओं में भागने लगते हैं। इस अफरा तफरी में एम्मा अपनी बेटी लू के साथ अकेली रह जाती है। जैक और पैट्रिक उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। कुछ ही देर बाद कई खूंखार ज़ॉम्बी एम्मा और नन्ही लू को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन ठीक समय पर जैक वहां पहुंच जाता है और अपनी बंदूक से कई ज़ॉम्बियों को मार गिराता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक ज़ॉम्बी एम्मा के हाथ पर गहरा काट चुका होता है। यहीं से कहानी अचानक 9 साल आगे बढ़ जाती है। अब दुनिया का नजारा पूरी तरह बदल चुका है। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ जमी हुई है और भीषण ठंड ने जिंदगी को मानो जमा दिया है। इस नए दौर में हमें पैट्रिक दिखाई देता है, जिसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। वह एक जंगली घोड़े का शिकार करके अपने घर वापस लौट रहा होता है। पैट्रिक के बिल्कुल बगल वाले घर में जैक रहता है, जो अब 9 साल की हो चुकी लू की अकेले परवरिश कर रहा होता है। जब लू पैट्रिक को शिकार के साथ लौटते हुए देखती है, तो मुस्कुराकर जैक से कहती है कि पैट्रिक ने एक बार फिर शिकार कर लिया। हमने कई दिनों से मांस नहीं खाया। यही पता चलता है कि एक दूसरे के इतने करीब रहने के बावजूद अब जैक और पैट्रिक के बीच कोई रिश्ता बाकी नहीं रहा। दोनों ना सिर्फ एक दूसरे से दूर रहते हैं, बात करना भी पसंद नहीं करते। पैट्रिक अब एक अकेला और शराब का आदी इंसान बन चुका है। उसका इकलौता साथी उसका पालतू कुत्ता है। अपनी तन्हाई दूर करने के लिए वह रेडियो पर खुद ही बातें करता रहता है और उसने उसका लाउड स्पीकर अपने घर के बाहर लगा रखा है, उसकी आवाज बाहर तक सुनाई देती रहे। दूसरी तरफ जैक एक शांत और सादा जिंदगी जी रहा है। दोनों अपनी जरूरत का राशन और जरूरी सामान आसपास की खाली दुकानों से इकट्ठा करके गुजारा करते हैं। पूरे इलाके में उनके अलावा कोई भी जिंदा इंसान नहीं बचा है। नन्ही लू हर सुबह चुपके से जैक की नजरों से बचकर पैट्रिक कुत्ते को बिस्कुट खिलाने हैं। और नहीं पैट्रिक। एक सुबह लू देखती है कि जैक एम्मा की तस्वीर के सामने चुपचाप उदास खड़ा है। वो मासूमियत से कहती है कि हमें माँ की कब्र पर रखने के लिए नए फूल लेकर आ चाहिए। जैक उसकी बात सुनकर एम्मा की कुछ पुरानी चीजें और तस्वीरें उसे तोहफे में दे देता है। जैक अभी अपनी बेटी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने ही वाला होता है कि तभी अचानक पैट्रिक अपने लाउड स्पीकर पर जन्मदिन का गाना बजाकर लू को बधाई देता है। पैट्रिक की यह हरकत जैक को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वह अतीत की कड़वी यादों में खो जाता है। जैक और लू की बातचीत से पता चलता है कि लू को ज़ॉम्बियों के बारे में सब कुछ मालूम है। जैक ने उसे बताया था कि उसकी माँ की मौत इन्हीं ज़ॉम्बियों की वजह से हुई थी। जैक को पूरा यकीन है कि इतनी भयंकर ठंड में सभी ज़ॉम्बी मर चुके हैं और अब दुनिया पूरी तरह सुरक्षित हो चुकी है। लेकिन उसी रात लू को एक बेहद डरावना सपना आता है। वह घबराकर अचानक जाग जाती है और खिड़की से बाहर झांकती है। अंधेरे में उसे एक जिंदा ज़ॉम्बी खड़ा दिखाई देता है। यह नजारा देखकर वह बुरी तरह डर जाती है। अगली सुबह जब जैक उठता है तो उसे अपने बिस्तर पर दिखाई नहीं देती। अपनी बेटी को गायब देखकर उसके चेहरे पर डर छा जाता है और वह घबराकर उसे ढूंढने के लिए पूरे घर में खोजबीन शुरू कर देता है। आखिरकार उसे लू बिस्तर के नीचे छिपी हुई मिलती है। लू बुरी तरह डरी हुई होती है और उसका पूरा शरीर कांप रहा होता है। जैक उससे पूछता है कि आखिर क्या हुआ है, तो लू बताती है कि उसने रात को सचमुच एक जिंदा ज़ॉम्बी देखा था। लेकिन जैक उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। वह उसे समझाता है कि इतनी भयंकर ठंड में किसी भी ज़ॉम्बी का जिंदा बचना नामुमकिन है और सारे ज़ॉम्बी बहुत पहले ही मर चुके हैं। लू जैक की बात सुनकर नाराज हो जाती है और सवाल करती है कि अगर सचमुच सभी ज़ॉम्बी खत्म हो चुके हैं, वह उसे कभी घर से बाहर क्यों नहीं जाने देता? हर समय दरवाजों पर ताले क्यों लगे रहते हैं? इस सवाल का जैक के पास कोई जवाब नहीं होता और वह चुप हो जाता है। रोज की तरह लू चुपके से पैट्रिक के कुत्ते को बिस्कुट खिलाने जाती है, लेकिन इस बार वहाँ खुद पैट्रिक मौजूद होता है। वह नशे की हालत में डरते और धीमी आवाज में लू से
बात करने की कोशिश करता है। तभी जैक वहां पहुंच जाता है। वह गुस्से में पैट्रिक पर चिल्लाता है और उसे सख्ती से चेतावनी देता है कि आइंदा लू के करीब आने की कोशिश मत करना। कुछ देर बाद पैट्रिक अपने कुत्ते के साथ पास की एक खाली दुकान में जरूरी सामान लेने जाता है। वहां अचानक उसकी नजर एक अजीब ज़ॉम्बी पर पड़ती है जो एक मरी हुई लोमड़ी की लाश को नोच नोच कर खा रहा होता है। यह खौफनाक मंजर देखकर पैट्रिक के होश उड़ जाते हैं। वह अपनी जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन जल्दबाजी में उसकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है और वह बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है, देखता है कि वही खौफनाक ज़ॉम्बी उसके बिल्कुल ऊपर खड़ा है। लेकिन कुछ ही पलों बाद उसे एहसास होता है कि इस ज़ॉम्बी दिखाई नहीं देता। वही पूरी तरह अंधा है और सिर्फ आवाजों के सहारे अपने शिकार का पीछा करता है। उसी समय अपने घर के बाहर बंदूक से निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। गोलियों की आवाज सुनते ही अंधा ज़ॉम्बी तुरंत पैट्रिक को छोड़कर उस दिशा में दौड़ पड़ता है जहां से आवाज आ रही होती है। पैट्रिक पूरी ताकत से चिल्लाकर जैक को खतरे के बारे में चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज सुनते ही ज़ॉम्बी दोबारा मुड़ जाता है और सीधे उसी पर हमला कर देता है। जैक यह सब अपनी आंखों से देख रहा होता है। वह तुरंत लू को आदेश देता है कि घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर ले। फिर वह ज़ॉम्बी पर अपनी बंदूक तान लेता है, लेकिन पुरानी दुश्मनी और दिल की हिचकिचाहट की वजह से समय पर गोली नहीं चला पाता। बस इसी एक पल की देरी भारी पड़ जाती है। ज़ॉम्बी पैट्रिक को बुरी तरह काट लेता है। अपने मालिक को बचाने के लिए पैट्रिक का वफादार कुत्ता ज़ॉम्बी पर झपट पड़ता है, लेकिन ज़ॉम्बी कुछ ही पलों में उसे बेरहमी से मार डालता है। अपने कुत्ते की मौत देखकर पैट्रिक गुस्से से पागल हो जाता है और अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देता है। लगातार फायरिंग से घबराकर ज़ॉम्बी वहां से भाग निकलता है। पैट्रिक को घायल और संक्रमित देखने के बावजूद जैक उसकी मदद किए बिना अपनी बेटी के साथ वापस घर लौट जाता है। घर पहुंचते ही लू जैक से बेहद नाराज हो जाती है। वह गुस्से में कहती है कि अगर उसने समय पर गोली चला दी होती, न पैट्रिक घायल होता और न ही वह मासूम कुत्ता मारा जाता जिससे वह बहुत प्यार करती थी। उधर पैट्रिक अपने वफादार कुत्ते की लूश उठाकर घर ले आता है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि कुछ ही घंटों में वह भी ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। इस अंजाम से बचने के लिए वह खुद को गोली मारकर अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला करता है। लेकिन ठीक उसी पल उसे एम्मा की आखिरी बात याद आ जाती है। जब उसे ज़ॉम्बी ने काटा था, उसने पैट्रिक से कहा था कि उसका हाथ काट दे ताकि संक्रमण पूरे शरीर में ना फैल सके। यही बात आते ही पैट्रिक खुदकुशी करने का इरादा छोड़ देता है। अचानक उसके रेडियो से एक अनजान व्यक्ति की आवाज सुनाई देती है। हैरानी की बात यह होती है कि वह अजनबी पैट्रिक का नाम जानता है। पैट्रिक उसे बताता है कि वह ज़ॉम्बी के संक्रमण का शिकार हो चुका है। इस पर वह रहस्यमयी व्यक्ति कहता है कि इस हालत का असली जिम्मेदार जैक है। उसने जानबूझकर तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया। पैट्रिक तुरंत जैक का बचाव करता है और कहता है कि जैक कोई हत्यारा नहीं है, लेकिन वह अजनबी तंज भरे अंदाज में जवाब देता है कि असली समस्या यह है कि तुम में किसी की जान लेने की हिम्मत ही नहीं है। इस रहस्यमय व्यक्ति की सच्चाई अभी सामने नहीं आती और उसका राज कहानी में आगे जाकर खुलता है। अगली सुबह जैक अपने घर की सभी खिड़कियां और दरवाजे मजबूती से बंद कर रहा होता है। उसे यकीन है कि अगर पैट्रिक ज़ॉम्बी में बदल गया तो सबसे पहले उसी के घर का रुख करेगा। जैक को हर पल है डर सता रहा होता है कि अगर पैट्रिक सचमुच ज़ॉम्बी बन गया, वह उन पर हमला कर सकता है। इसी दौरान वह अपनी पिछली गलती के लिए लू से माफी मांगता है। लू मासूमियत से कहती है कि अगर वह माँ की कब्र के लिए ताजे फूल लेकर आएगा, वह उसे माफ कर देगी। जैक तुरंत बाहर निकल पड़ता है ताकि फूल ला सके। रास्ते में उसकी नजर पैट्रिक पर पड़ती है, जो चुपचाप एक गड्ढा खोदकर अपने वफादार कुत्ते को दफना रहा होता है। हैरान करने वाली बात यह थी कि इतना समय बीत जाने के बावजूद वह अब तक ज़ॉम्बी में नहीं बदला था। जैक उसे नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ जाता है। कुछ देर बाद वह सुंदर फूल लेकर वापस लौटता है। फूल देखकर लू बेहद खुश हो जाती है। वह उनमें से कुछ फूल एम्मा की तस्वीर के पास रख देती है। बाकी फूल चुपके से पैट्रिक के कुत्ते की कब्र पर रखने के लिए घर से बाहर निकल जाती है। जब जैक को घर में लू दिखाई नहीं देती तो वह घबरा जाता है। वह खिड़की से बाहर देखता है तो लू कब्र के पास खड़ी होती है। वह तुरंत उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन उसी पल वही अंधा ज़ॉम्बी वहां पहुंच जाता है और अपने तेज नाखूनों से लू के चेहरे पर हमला कर देता है। गहरी चोट लगने की वजह से लू बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। ये मंजर देखकर जैक गुस्से से पागल हो जाता है और पूरी ताकत के साथ ज़ॉम्बी पर टूट पड़ता है, मगर ज़ॉम्बी उसे भी बुरी तरह जख्मी कर देता है। एन वक्त पर पैट्रिक वहां पहुंच जाता है। वह बहादुरी से ज़ॉम्बी को काबू में कर लेता है और जैक और लू दोनों की जान बचा लेता है। इसके बाद मंजर पैट्रिक के घर में पहुंचता है, जहां उस अंधे ज़ॉम्बी को मजबूत जंजीरों से बांधकर कैद कर दिया गया होता है। जैक और पैट्रिक उसका गौर से जायजा लेते हैं और एक हैरान कर देने वाली हकीकत उनके सामने आती है। उन्हें एहसास होता है कि ज़ॉम्बी मरे नहीं थे। उन्होंने इस भीषण ठंड के मुताबिक खुद को ढाल लिया था। वक्त के साथ उनके शरीर बदल चुके थे। कड़ाके की ठंड की वजह
से उनकी चमड़ी खराब हो गई थी और उनकी आंखें भी पूरी तरह बेकार हो चुकी थीं। इसलिए वे अंधे थे, लेकिन इसके बदले उनकी सुनने की शक्ति कई गुना ज्यादा ताकतवर हो गई थी और अब वे सिर्फ आवाज के सहारे अपने शिकार का पीछा करते थे। पैट्रिक एक और हैरान कर देने वाली बात बताता है। वह कहता है कि ज़ॉम्बी के काटने के बावजूद वह इसलिए नहीं बदला क्योंकि वर्षों तक लगातार शराब पीने और बेहद कठिन संक्रमण के खिलाफ एक खास तरह की प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली थी। लेकिन वह चेतावनी देता है कि यह मखलूक अब भी जिंदा है और अपनी भूख मिटाने के लिए यह मखलूक अब भी जिंदा है। और अब जैक और पैट्रिक दोनों को सही सलामत देखती है तो खुशी से मुस्कुरा उठती है। इसके बाद जैक अपनी बेटी के साथ वापस घर चला जाता है। अगले दिन लू पुरानी कड़वाहट भूलकर पैट्रिक को रात के खाने पर बुलाती हैं। यह निमंत्रण सुनकर पैट्रिक बहुत खुश होता है। वह अच्छी तरह तैयार होकर जैक के घर पहुंचता है। लू खुशी से दौड़कर उसे गले लगा लेती है। पैट्रिक उसे तोहफे में एक खूबसूरत गुड़िया देता है। जब तीनों मिलकर खाना खाने बैठे तो उनकी बातचीत से पता चलता है चलता है कि जैक और पैट्रिक कभी बहुत गहरे और पक्के दोस्त हुआ करते थे। माहौल खुशगवार हो जाता है और पैट्रिक लू को एक दिलचस्प कहानी सुनाता है। कहानी सुनते सुनते लू उसकी गोद में ही सुकून से सो जाती है। लू के सो जाने के बाद जैक गंभीर लहजे में पैट्रिक से कहता कि वो अकेले अपनी बेटी की हिफाजत नहीं कर सकता। अगर उन्हें इन बदलते हुए ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला करना है तो उसे पैट्रिक की मदद की जरूरत होगी। पैट्रिक बताता है कि उसके पास एक मजबूत बख्तरबंद ट्रक मौजूद है जिसकी मदद से वे इस जगह से निकल सकते हैं। मगर जैक को डर होता है कि बाहर की दुनिया शायद इस जगह से भी ज्यादा खतरनाक हो। पैट्रिक उसे समझाता है कि आज सिर्फ एक ज़ॉम्बी यहाँ पहुंचा है, लेकिन अगर कल हजारों ज़ॉम्बी आ गए तो वे उनका हरगिज मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसी बात पर दोनों के बीच एक बार फिर जोरदार बहस छिड़ जाती है। गुस्से में आकर जैक पैट्रिक को अपने घर से निकल जाने का हुक्म दे देता है। यहीं से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जहां उनकी दुश्मनी की असली वजह सामने आती है। पता चलता है कि एमा की मौत के बाद पैट्रिक गहरे सदमे में चला गया था। वो अपना दुख भुलाने के लिए हद से ज्यादा शराब पीने लगा और इसी नशे ने धीरे धीरे उसकी और जैक की वर्षों पुरानी दोस्ती को खत्म कर दिया। अतीत का एक और दर्दनाक राज भी सामने आता है। जब एमा पर दूसरी बार ज़ॉम्बीज़ ने हमला किया था उस वक्त पैट्रिक बुरी तरह नशे में था। वह न खुद को संभाल सका और न ही एमा की जान बचा सका। पैट्रिक की इसी लापरवाही और नशे की वजह से जैक ने गुस्से में उसे बेहोश कर दिया था और नहिलू को अपने साथ लेकर वहां से हमेशा के लिए चला गया था। अगली सुबह जैक को एहसास होता है कि उसने गुस्से में आकर गलत फैसला किया था। अपनी गलती स्वीकार करते हुए वह लू के साथ पैट्रिक के बख्तरबंद ट्रक में सवार हो जाता है। तीनों मिलकर इस खतरनाक दुनिया से निकलने की कोशिश कर सकें। जैक, पैट्रिक और लू बख्तरबंद ट्रक में सवार होकर उस खतरनाक इलाके से निकल पड़ते हैं। रास्ते में वे एक खाली दुकान पर रुकते हैं ताकि कुछ जरूरी सामान इकट्ठा कर सकें। सामान जमा करते समय उन्हें एक गर्भवती औरत दिखाई देती है जो भीषण ठंड, भूख और कमजोरी की वजह से अचानक बेहोश हो जाती है। जैक और पैट्रिक तुरंत उसे अपने साथ घर ले आते हैं। लू उस औरत को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अपनी पूरी जिंदगी में उसने जैक और पैट्रिक के अलावा किसी और जिंदा इंसान को कभी नहीं देखा था। होश में आने के बाद वह औरत अपनी दर्दनाक कहानी सुनाती है। वह बताती है कि उसका पूरा परिवार ज़ॉम्बियों से बचने के लिए लगातार एक जगह से दूसरी जगह भागता रहा, लेकिन एक दिन उन खूंखार ज़ॉम्बियों ने हमला कर दिया और उसके परिवार के सभी लोगों को बेरहमी से मार डाला। वह किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकलने में कामयाब हुई। इसी दौरान उस औरत के कानों में पैट्रिक के घर में कैद अंधे ज़ॉम्बी की डरावनी चीख सुनाई देती है। वह एक पल भी बर्बाद नहीं करती, बंदूक उठाती है और ज़ॉम्बी के सिर में गोली मारकर उसे हमेशा के लिए खत्म कर देती है। इसके बाद वह जैक और पैट्रिक को एक बेहद अहम सच बताती है। वह कहती है कि इन नए ज़ॉम्बियों को सिर्फ सिर में गोली मारकर ही मारा जा सकता है। शरीर किसी और हिस्से से पर हमला करने से उन पर कोई खास असर नहीं होता। वो आगे बताती है कि मरने से पहले ज़ॉम्बी जो डरावनी आवाज निकाल रहा था वह दर्द की चीख नहीं थी, अपने साथियों को बुलाने का एक खास संकेत था। इसका मतलब यह है कि अब आसपास मौजूद सभी ज़ॉम्बी उस आवाज का पीछा करते हुए सीधे इसी घर की तरफ आ रहे होंगे। कुछ ही पलों बाद बाहर से सैकड़ों ज़ॉम्बियों की भयानक आवाजें सुनाई देने लगती हैं। जैक तुरंत लू को घर के तहखाने में छिपा देता है। बाकी सभी अपने अपने हथियार संभालकर आखिरी लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ ही देर में ज़ॉम्बी चारों तरफ से घर के अंदर घुसना शुरू कर देते हैं और एक खूनी लड़ाई छिड़ जाती है। इसी दौरान वह गर्भवती औरत बड़ी समझदारी दिखाते हुए घर के लाउडस्पीकर पर पूरी आवाज में म्यूजिक चला देती है। चूंकि ये ज़ॉम्बी अंधे होते हैं और सिर्फ आवाज के सहारे शिकार करते हैं, इसलिए तेज म्यूजिक उनकी दिशा पहचानने की क्षमता बिगाड़ देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर जैक और पैट्रिक एक एक करके ज़ॉम्बियों को मारना शुरू कर देते हैं। उधर तहखाने में मौजूद लू रेडियो के जरिए किसी जिंदा इंसान से संपर्क करने की कोशिश करती है। अचानक उसे एक रेडियो सिग्नल मिलता है जिसमें बताया जाता है कि स्प्रिंग्स कॉल नाम की एक सुरक्षित जगह पर दुनिया भर से बचे हुए लोग इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। अचानक जनरेटर का ईंधन खत्म हो जाता है।
म्यूजिक बंद हो जाता है और ज़ॉम्बी दोबारा सही दिशा का अंदाजा लगाकर पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ हमला कर देते हैं। लू तुरंत सभी को स्प्रिंग्स कॉल के बारे में बताती है, जो वहाँ से लगभग 50 मील दूर है। यह खबर सबके अंदर उम्मीद तो जगा देती है, लेकिन उसी समय एक और बड़ी समस्या सामने आ जाती है। उनकी बंदूकों की गोलियां लगभग खत्म हो चुकी होती हैं। जब पैट्रिक देखता है कि अब जैक, लू और उस गर्भवती औरत की जान बचाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, तो वह एक बहुत बड़ा फैसला करता है। वह जानबूझकर खुद को ज़ॉम्बियों के सामने ले आता है ताकि सभी ज़ॉम्बी उसके पीछे लग जाएं और बाकी लोग सुरक्षित तरीके से वहां से निकल सकें। जैक, लू और वह गर्भवती औरत तुरंत बख्तरबंद ट्रक में बैठकर वहां से रवाना हो जाते हैं। पैट्रिक अकेले हजारों ज़ॉम्बियों का सामना करता रहता है। अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में पैट्रिक को लू के जन्म का दिन याद आता है। उसे वे खुशियों भरे पल याद आते हैं जब उसने पहली बार लू को अपनी बाहों में उठाया था। उन्हीं यादों के साथ वह अपने पास मौजूद बम में धमाका कर देता है और खुद की कुर्बानी देकर हजारों ज़ॉम्बियों को भी अपने साथ खत्म कर देता है। फिल्म के आखिरी दृश्य में जैक, लू और वह गर्भवती औरत सुरक्षित रूप से स्प्रिंग्स कॉल पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें कई दूसरे जिंदा बचे हुए लोग भी मिलते हैं। लंबी अंधेरी रात के बाद वे पहली बार उगता हुआ सूरज देखते हैं, जो एक नई उम्मीद और नई शुरुआत की निशानी होता है। इसी उम्मीद भरे दृश्य के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। आखिर में उस रहस्यमय शख्स का राज भी खुल जाता है, जो पूरे समय रेडियो पर पैट्रिक को जैक के खिलाफ भड़काता रहा था। असलियत यह थी कि वह कोई दूसरा इंसान नहीं था, बल्कि खुद पैट्रिक की अपनी ही आवाज थी। वर्षों की तन्हाई, शराब की लत और मानसिक तनाव ने उसे इस हद तक तोड़ दिया था कि उसे वहम होने लगा था जैसे कोई अनजान आदमी उससे बातें कर रहा हो। दरअसल रेडियो पर सुनाई देने वाली वह आवाज पैट्रिक के दिल में छिपा हुआ गुस्सा, अफसोस और पछतावा था। वह जैक से इसलिए नाराज था क्योंकि जैक और एम्मा के बीच हमेशा अच्छे रिश्ते रहे थे और एम्मा की मौत के बाद जैक लू को अपने साथ ले गया था। लेकिन अपने दिल के किसी कोने में पैट्रिक यह भी जानता था कि जैक ने हमेशा लू को अपनी सगी बेटी की तरह प्यार दिया, उसकी हिफाजत की और उसकी बेहतरीन परवरिश की। शायद यही पछतावा था जिसे पैट्रिक ने अपनी आखिरी सांस तक अपने दिल में संजो कर रखा।